ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। एम आई ऑडिबल? क्या मैं सबको सुनाई दे रहा हूँ? एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डिडक्शन, सेक्शन 24 का डिडक्शन, अगर आपको याद हो तो 24 में दो डिडक्शन हमने पढ़ा था। एक आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि 30% ऑफ द एनएवी, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जिसमें एक मजे की बात ये थी कि अगर आपका सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% वाला अलाउड नहीं होगा, वो हमने देखा था। देन उसके अलावा जब एक बार हम आपको अलाउड कर दिए 30% का डिडक्शन, उसके अलावा अब आप बाकी के खर्चे का बेनिफिट नहीं ले सकते, जैसे कि इंश्योरेंस आपने घर का करवाया, रिपेयरिंग, ग्राउंड रेंट, कलेक्शन चार्जेस, ये सब खर्चे हम आपको और दोबारा से बेनिफिट उसका नहीं देंगे। फिर हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सेक्शन 24 बी, मतलब जब घर बनाने के लिए लोन पे पैसे लेकर आते हो तो उसके ऊपर जो ब्याज का पैसा देते हो वो आपको माफ है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोला गया था कि जो इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन है बोरो कैपिटल के लिए, किस लिए कर रहे हो बोरो? घर बनाने के लिए, रिपेयरिंग मतलब घर खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए ले रहे हो, रिन्यू करने के लिए ले रहे हो या रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए ले रहे हो, उसको आप क्लेम कर सकते हो एज ए डिडक्शन के लिए। डिडक्शन मिलेगा आपको एक्रूअल बेसिस के लिए, इवन दो इट इज नॉट पेड, भले आपने पेमेंट नहीं किया हो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आप इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया अगर पे कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटना जरूरी है, अगर आप टीडीएस नहीं काटोगे तो उसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। फिर हमने देखा था कि अगर आप पुराना हाउसिंग लोन को चुकाने के लिए एक नया हाउसिंग लोन लेते हो तो जो नया हाउसिंग लोन का आपका जो इंटरेस्ट बनेगा उसको भी हम अलाउड कर देंगे। दैट इज इंटरेस्ट पेबल ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रिपे द ओरिजिनल लोन, उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर अनपेड इंटरेस्ट है तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट मतलब क्या है ये मैं डिस्कस नहीं कराया था, इसको जरा देख लो। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक हाउसिंग लोन लिया, ठीक है, जिसके ऊपर आपका मान लीजिए 10 लाख रुपए आपने हाउसिंग लोन लिया और इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट है फॉर एग्जाम्पल 10% पर एनम। तो आपने इस एक साल का इंटरेस्ट नहीं दिया तो एक साल का इंटरेस्ट कितना बनता होगा? 1 लाख रुपए मान लो, ठीक है। तो ये 1 लाख आपने पे नहीं किया तो ये 1 लाख क्या बन गया आपका? दिस इज योर अनपेड इंटरेस्ट, क्योंकि अभी आपने ये पे नहीं किया ना, ये इंटरेस्ट ड्यू हुआ लेकिन अभी आपने इसको नहीं पे किया। ठीक है, ऐसे करते करते आपका समय और बीत गया तो नेक्स्ट ईयर बैंक क्या करेगा, आपका जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएगा, प्लस ये जो नया इंटरेस्ट है मतलब अनपेड इंटरेस्ट, ये भी आपने पे नहीं किया तो इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगाएगा। मान लो इसके ऊपर बैंक ने लगाया 10,000 रुपया और ये प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर लगाया 1 लाख रुपए 10% के हिसाब से, तो ये 10% जो है जो कि प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर है इसका तो क्लेम आप कर सकते हो, कैन बी क्लेम्ड। बट ये जो 10,000 है ये क्या है? ये आपका इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, तो ये आपका नॉट अलाउड, इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और था कि एसएससी जो है वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा कि उसका कितना इंटरेस्ट का पार्ट हुआ है। एंड कोई भी अगर आप ब्रोकरेज पे कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो घर खरीदने के लिए, सॉरी लोन लेने के लिए, तो उसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इतना हम देख चुके थे। अब हमारा लास्ट का कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बाकी है इस टॉपिक का, वो देख लेंगे। उसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट बचेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, देखिए लिख लीजिए। आई थिंक मैंने इसका आपको शेयर कर दिया था शायद नोट्स, तो और उसकी स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस खाली आप इसी में ही समझिए क्या बोलना चाह रही है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मतलब क्या कि जब आप घर बनाना शुरू करते हो, ठीक है, तो उसको टाइम लगेगा 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, डिपेंड अपॉन कि भैया कितना किस टाइप का घर बना रहे हो। तो जब आप घर बना रहे होते हो और जब तक घर फाइनल नहीं हो जाता, इस पीरियड को कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, तो इतनी पीरियड के भी तो आप ब्याज तो दोगे, इंटरेस्ट तो दोगे उस हाउसिंग लोन के ऊपर, तो इनकम टैक्स में आप उसका कैसा ट्रीटमेंट करोगे वो इस सेक्शन में हम अभी देखने वाले हैं। देखिए
इट इज द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोवल ऑफ द लोन अप टू द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। जी हाँ, मतलब जिस दिन आपने लोन लिया उस दिन से लेकर आपका डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन तक, उसको अगर टोटल कर दिया जाए देन, लेकिन उसके बाद क्या बोल रहे हैं, और द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the financial year in which acquisition as made or construction was completed whichever is earlier। देखो क्या है, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, ध्यान से देखना, मैं फिर समझाता हूं आपको। यहां लिखा है द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the financial year in which acquisition was made, ये acquisition was होगा, ठीक है, acquisition was made और construction was completed। इसको आप सुधार लीजिए प्लीज, ये आपका जो है ये आपका was होगा, acquisition was made और construction was completed whichever is earlier। मतलब क्या, देखो कहां बताऊं, यहां देखिए इसको, ये आपका है मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं, इजी होगा आपको। 1/4/2019, 31/3/2020, 31/3/2021, 31/3/2022। ठीक है, यहां पर इस पॉइंट से मान लो आपने घर को बनाना शुरू किया, घर बन रहा है बन रहा है बन रहा है बन रहा है, मान लो यहाँ पर जाके आपका खत्म हो गया। ये आपका मान लीजिए डेट है 1/1/2021, ठीक है, 1/1/2021। तो ये क्या बोल रहे हैं, देखिए ये बोल रहा है द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन वाज मेड। मतलब हमारा घर कहां बना, हमारा घर बना यहां पर, ठीक है, तो इसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर कौन सा है, ये वाला, ये मतलब 19-20। तो इसका इस ईयर का एंडिंग कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो ये बात हो रही है इस पॉइंट की, इस पॉइंट की बात हो रही है। तो इस पॉइंट के पहले तक, मतलब ये वाला पीरियड का जो भी इंटरेस्ट है वो कौन सा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन होने के पहले का इंटरेस्ट, ठीक है। फिर से ये वर्डिंग्स को पढ़ो और इस टाइम लाइन को ध्यान में रखना, क्या बोल रहा है, देखिए फिर से मिटा दे रहा हूं मैं, और आप लोग प्लीज ध्यान से अभी पढ़िए आखिर क्या बोल रहा है। द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the financial year in which acquisition was made। अगर आप घर खरीद रहे हो तो आपका डायरेक्टली एक्वायर हो गया होगा, या फिर कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका घर बन गया, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है ये वाला, ये है मेरा 20-21। उस फाइनेंशियल ईयर के इमीडिएटली प्रीसीडिंग वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जो एंडिंग है, इस डेट तक जो भी इंटरेस्ट लगा होगा वो आपका प्री एक्विजिशन या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कहलाएगा। समझ में आया आपको? प्लीज कंफर्म कीजिए क्या आपको समझ में आया? जी सर। यस सर। ओके, तो इसी पीरियड के इंटरेस्ट को आप क्या करोगे, कैसे बांटोगे इनकम टैक्स में? इसको अलाउ होगा एज ए डिडक्शन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट commencing from the financial year in which the property was acquired or construction was completed। मतलब 20-21 वाले ईयर से आप क्या करोगे, 1/5 क्लेम करोगे, फिर 21-22 में नेक्स्ट 1/5, फिर 22-23 में 1/5, इस तरीके से आने वाले 5 साल में आप क्या करोगे, पैसा उसका क्लेम करोगे। देखिए क्या बोलना चाह रहा है ये, मान लीजिए हमारा एक सिचुएशन ले रहा हूं मैं, आपको समझ में आएगा। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हमने किया, मान लो 1/4/2020,
2018 में, ठीक है। फिर 31/3/2019 यहां पर आपका इंटरेस्ट बना, चलो डेट लिख देता हूं, 31/3/19, फिर 31/3/20, फिर आपका घर बन गया। घर बनने की तारीख मान लो आपकी हो गई 15 अगस्त 2020, फिर आपका 31/3/2021। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मान लो आपने लोन लिया 10 लाख रुपए का, ठीक है, जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट है 10%। 10% में ले रहा हूँ, 10 नहीं, इसको मैं 12% लेता हूं ताकि इजी हो जाएगा मेरे लिए आपको समझाने के लिए। 12% पर एनम, ठीक है। लोन कब लिया हमने? इसी दिन लिया मान लो, और हमने काम शुरू कर दिया। ये 1 साल बीता, 31/3 आ गया, तो हमने 10 लाख के ऊपर ब्याज देना है। ब्याज कितना दिए होंगे? 10 लाख के ऊपर 12%, 1,20,000 रुपए। फिर 31/3/2020 आ गया, हमने कितना ब्याज दिया होगा? मान के चल रहा हूं मैं 1,20,000। हालांकि इस पीरियड में आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपका पे हुआ होगा। प्रिंसिपल जब ईएमआई पे करते हो ना, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे करते हो, तो 1/4 के बाद आप ईएमआई भी पे किए होगे। बट मैं अभी सिर्फ समझाने के पर्पज से आपको बता रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कोई प्रिंसिपल का रिफंड नहीं किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर भी 1,20,000 आप पेमेंट करोगे इंटरेस्ट का। नेक्स्ट फिर 15 अगस्त 2020, मतलब क्या? अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, मतलब 4.5 महीना। ये जो पीरियड है 4.5 मंथ का, ठीक है। इतना तक का भी इंटरेस्ट कितना बनता है? अगर 1 महीने का 1,000 है तो 4.5, सॉरी 1 महीने का 10,000 है तो 4.5 महीने का कितना हो जाएगा? 45,000। 45। एंड बाकी का जो बैलेंस बचा, बैलेंस कितना बचा आपका? 7.5 मंथ। कहां तक? मतलब ये वाला, ये जो पीरियड है 7.5 मंथ, इसके कितना हो जाएगा? 75,000 रुपए, 75। ठीक है ना। तो अब देखिए, ये बोल रहा है कि आपका घर जिस दिन कंप्लीट हुआ, घर किस दिन कंप्लीट हुआ आपका? 15 अगस्त को, ठीक है। तो 15 अगस्त के इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर कौन सा था? 15 अगस्त के लिए आपका इस केस में इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर कौन सा था? ये वाला पीरियड, इसके पहले वाला, है ना। ये आपका 19-20 इज द immediately preceding financial year in which the house construction was completed. हमारा घर कब बना? 15 अगस्त 2020 को। तो ये जो ईयर है 20-21, इसके पहले वाला ईयर कौन सा होगा? 19-20। तो 19-20 मतलब उसका जो लास्ट डेट है दैट इज द 31 मार्च 2020, तब तक जितना भी इंटरेस्ट पे हुआ होगा वो सारा का सारा इंटरेस्ट क्या कहलाएगा आपका? प्री कंस्ट्रक्शन क्या? इंटरेस्ट। तो मुझे आप लोग बताइए, इस वाले केस में आपका प्री इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना बना? बताइए। 240। 2,40,000 रुपए, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन किस ईयर में कंप्लीट हुआ? 20-21 में। तो 20-21 का इंटरेस्ट कितना बना आपका? 1,20,000 रुपए, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अब आप क्लेम कैसे करोगे? मतलब मान लो आपका एनएवी आ गया कुछ एक एक्स अमाउंट, इससे लेस क्या करते हैं हम?
सेक्शन 24 का डिडक्शन, मैं एक काम करता हूं, इसको मैं थोड़ा ये कर लेता हूं। एनएवी आ गया मान लीजिए मेरा 10 लाख रुपए, तो इससे मुझे डिडक्शन माइनस करनी है। सबसे पहले 24A का डिडक्शन कौन सा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, कितना हो जाएगा 3 लाख रुपए, ये माइनस करूंगा मैं। फिर 24B का इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, कितना इस साल करेंट ईयर का कितना है, देखो करेंट ईयर का कितना है 1,20,000, ये पूरा का पूरा क्लेम करेंगे इसी साल, माइनस 1,20,000। देन इंटरेस्ट आपका प्री कंस्ट्रक्शन वाला कौन सा है 240, इसको आप 1/5 करके 5 साल तक ले पाओगे। तो यहां पर क्या करेंगे हम, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2,40,000 का 1/5 कितना हो गया, बताइए कोई मेरे को, कितना हो गया, 48,000 48,000 रुपए, 48,000। तो टोटल मेरा फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा 10 लाख माइनस 3 लाख माइनस 1,20,000 माइनस 48,000। कोई प्लीज कैलकुलेट करके मेरे को बताइए। 10 से 3 गया 7, 7 से 1 गया 6, 6 से 20 580, 580 से 5,32,000 हो रहा है क्या, प्लीज कैलकुलेट कीजिए तो जरा, क्या ये 5,32,000 हो रहा है क्या, प्लीज कैलकुलेट। ओके, तो समझ में आपको ये जो प्री कंस्ट्रक्शन वाला पीरियड का डिडक्शन है, ये आपको 1/5 करके आगे आने वाले 5 साल में मिलेगा। तो मतलब ये हमने कब क्लेम किया, हमारा घर कौन से ईयर में बना है 20-21, ये हमारा 20-21 प्रीवियस ईयर है, तो ये हमारा असेसमेंट ईयर क्या हो गया 21-22। तो हम क्या करेंगे, गौर से देखिए, ये जो टोटल 2,40,000 है, इसको हम 21-22 में 1/5 क्लेम किए, फिर क्या करेंगे 22-23, 23-24, 24-25 एंड 25-26, इन बाकी ईयर में भी 48,000, 48,000, 48,000 एंड 48,000, इस तरीके से हम क्या करेंगे क्लेम करेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछिए, और अगर समझ में आ गया तो भी कंफर्म कीजिए कि हाँ सर समझ गए। समझ में आ गया। बाकी लोग प्लीज कंफर्म कीजिए, सिर्फ एक ही स्टूडेंट हाँ बोल रहा है, बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे। यस सर आ गया। ओके, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, फिर से एक मिनट रीड कर रहा हूं मैं, प्रोविजन क्या लिखा हुआ है कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो हम क्या बोल रहे हैं, द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the financial year in which acquisition was made or construction was completed, whichever is earlier। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। अब बेनिफिट कैसे दोगे, इट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम, कब से शुरू होगा, उस साल से शुरू होगा इन विच द प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड, जिसमें वो एक्वायर की गई थी या बनी थी। देन उसके बाद ये वाला इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये वाला देखिए, ये वाला मतलब जिस ईयर में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल वाले इंटरेस्ट में 2 पार्ट हो सकता है, क्योंकि देखो हमारा कंस्ट्रक्शन एक्चुअली में कब कंप्लीट हुआ 15 अगस्त को, तो भैया 1 अप्रैल 2020 से लेकर 15 अगस्त ये पीरियड तो घर बन ही रहा था ना, कंप्लीट कहाँ हुआ था। तो ऐसे भी होगा जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका घर कंप्लीट होता है उस फाइनेंशियल ईयर में देखा जाए तो 2 इंटरेस्ट तब भी होते हैं, एक आपका प्री कंप्लीशन वाला और एक आपका आफ्टर कंप्लीशन वाला। तो ये बोल रहा है कि इस साल में ये जो 2 अलग अलग हमको इंटरेस्ट मिला, कौन कौन सा, ये 45,000 जो कि प्री कंस्ट्रक्शन है एक्चुअल में देखा जाए तो, और ये 75,000 है पोस्ट कंप्लीशन। तो इनका क्या करेंगे, इनका आप ये आंसर देखिए, हमने क्या किया था,
हमने करंट ईयर में दोनों को मिला के क्लेम कर लिया था, वही चीज आपका प्रोविजन कहता है। देखिए प्रोविजन कहता है, लास्ट वाला लाइन पढ़ रहा हूं मैं, इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन, जिस ईयर में कंप्लीट हुआ है उस ईयर का जो इंटरेस्ट है, कैन बी फुल्ली क्लेम्ड इन दैट ईयर, उसको हम पूरा क्लेम करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ कंप्लीशन। किस तारीख को कंप्लीट हुआ उस तारीख का और कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, हम पूरे साल का क्लेम करेंगे। तो हमने, अगर आप ये सॉल्यूशन ध्यान से देखे होंगे, हमारा इस ईयर का कितना इंटरेस्ट बन रहा था, 45,000 प्लस 75,000, टोटल कितना हो गया था, 1,20,000। तो हमने कितना क्लेम किया था हमारे आंसर में, ये देखिए हमने ये वाला कितना क्लेम किया था, पूरा का पूरा साल भर का 1,20,000। उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। किसी को अभी तक में अगर कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहा हूं। किसी को भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। 1 2 3, कोई डाउट नहीं है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है आपका डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। अगर मेरी खुद की हाउस प्रॉपर्टी जिसमें मैं खुद रहता हूं तो उसमें बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा फंडा है भैया। हमारा सेक्शन 24 में दो डिडक्शन थे, क्या क्या, 24A 24B। 24A क्या था, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30%। 24B क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो जो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो क्या था, 30% ऑफ NAV। तो हमारे सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में NAV क्या होता है, 0। हमारे सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में NAV क्या होता है, 0। तो इसीलिए 24A का जो डिडक्शन है 30% वाला, वो भी क्या मिलेगा, 0। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेगमेंट बच गया, कौन सा, 24B, सेक्शन 24 सबसेक्शन B, यानी कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो सिर्फ उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसमें भी फिर क्या हुआ, हमको थोड़ा सा और अलग अलग कंडीशंस याद रखनी पड़ेगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हर साल जब फाइनेंस बजट पेश होता है तो उस समय मार्केट के हालत को देखते हुए, एनवायरमेंट को देखते हुए अलग अलग बेनिफिट या अलग अलग कुछ भी प्रोविजंस बताए जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पर उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या चीज है वो आगे पढ़ेंगे पता चलेगा। देखिए, in respect of one self occupied property, the annual value of which is nil, the assessee will be allowed deduction of interest, including interest of pre-construction period on borrowed capital under section 24B as under। मतलब ये कि भैया आपका एक हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको बेनिफिट मिल जाएगा जिसका NAV कितना था, नील, सिर्फ इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। क्या है वो बेनिफिट, देखिए यहां पर अगर आप गौर से देखोगे तो एक टेबल बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है, वेट, यहां पर आप लोग इसको इस तरीके से देखिए, ये एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड है। एक आपका एक्चुअल इंटरेस्ट, देखिए अब मैं इसको डिस्कस करा रहा हूं। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो एक्चुअल इंटरेस्ट पेबल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपए। सेल्फ ऑक्युपाइड में मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितने का मिलेगा, 2 लाख रुपए का मिलेगा, उससे बेसी का नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या है, वेयर द मनी इज बोरोड फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी,
कंडीशन बता रहा है कि 2 लाख, मैक्सिमम 2 लाख का कब तक मिलेगा, जब आपका जो मनी आपने बोरो किया है वो घर खरीदने के लिए किया है या फिर घर बनाने के लिए किया है। कब किया है? ऑन और आफ्टर 1/4/1999, 1/4/1999 के बाद किया है, मतलब अभी के टाइम में यही वाला कंडीशन आएगा। एंड साथ ही साथ और क्या होना चाहिए, सच एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विदिन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कैपिटल वाज बोरोड। मतलब ये कह रहा है जिस साल में आपने पैसा लिया उस साल के बाद आने वाले 5 सालों में आपका घर बनकर तैयार हो जाना चाहिए। ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो उस केस में क्या बोल रहा है, मैक्सिमम आपका 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट हम आपको माफ करेंगे। देन दूसरा कंडीशन क्या है, ये हमारा पहला कंडीशन था, पहला सिचुएशन। ये हमारा दूसरा सिचुएशन, ये कितना है, मैक्सिमम 30,000 का बेनिफिट। अब ये किस चीज में, अगर आप गौर से देखोगे तो ऊपर में क्या था, सिर्फ और सिर्फ घर खरीदने के लिए था और घर बनाने के लिए था। बट इन रियलिटी हम क्या करते हैं, हम घर को रीन्यू करने के लिए भी या कुछ रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए या कुछ रिपेयरिंग करने के लिए भी हाउसिंग लोन लेते हैं। तो उस केस में क्या बेनिफिट होगा, अब देखिए, घर बनाने में ज्यादा पैसा तो ज्यादा बेनिफिट, रिपेयरिंग में छोटा पैसा तो छोटा बेनिफिट। क्या कह रहा है ये देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम आपको कितना अलाउ करेगा, 30,000। कंडीशन क्या है, वेयर द लोन इज टेकन एट एनी टाइम फॉर रिपेयर, फॉर रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। आप जो लोन ले रहे हो आपका मकसद क्या है, घर का रिपेयरिंग, घर का रिन्यूअल या घर का रिकंस्ट्रक्शन। एंड वेयर द लोन इज टेकन फॉर द हाउस प्रॉपर्टी फॉर परचेस, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर रिन्यूअल बिफोर 1/4/1999। मतलब क्या बोल रही है कि जो लोन की बात है, द लोन इज टेकन फॉर द हाउस प्रॉपर्टी फॉर परचेस, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर रिन्यूअल बिफोर 1/4/1999। मतलब क्या कि अगर ये वाला केस देखो, यहां पर सिचुएशन एक ही बात कर रहा हूं मैं, यहां पर मैक्सिमम कितना बेनिफिट है आपको, 2 लाख, लेकिन कंडीशन क्या है, लोन आपको कब लेना है, 1/4/1999 के बाद। लेकिन अगर यहीं पर आप लोन लेते बिफोर 1/4/1999 तो आपका जो लिमिट है, जो यहां पर एट प्रेजेंट 2 लाख है ना, वो लिमिट कितना हो जाएगा, 30,000। समझ में आया, वो चीज बोल रहा है। वेयर द लोन इज टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, किस लिए अगर आप लोन लियोगे, परचेस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयरिंग के लिए, रिन्यूअल के लिए, कब, बिफोर 1999, 1/4/1999। तो उस केस में भी आपका लिमिट 30,000 हो जाएगा। एंड जब आप लोन लोगे उसके 5 साल के अंदर आपको काम खत्म कर देना है। क्या आपको बात समझ में आया, क्या आपको बात समझ में आया? जी सर। किस किस को कंफ्यूजन हो रहा है प्लीज बताइए, किस किस को कंफ्यूजन हो रहा है प्लीज बताइए। सर मैं समझ में नहीं आया सर, ठीक है, तो चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं इसका ना अच्छे से थोड़ा एक चार्ट बना दूंगा अभी और आपको समझ में आ जाएगा फॉर श्योर। बट उससे पहले एक नोट पढ़ लेते हैं। नोट क्या है, द अबव लिमिट ऑफ डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द हाउस प्रॉपर्टी विच इज ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्युपाइड। ये 2 लाख वाला कंडीशन या 30,000 वाला कंडीशन किसके लिए है, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए है। मतलब एक ऐसा घर जो आपने किसी और को भाड़े पे दे रखा है, उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। मतलब अगर उसके ऊपर अगर आप 10 लाख रुपए भी इंटरेस्ट का पैसा देते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फॉर ऑल अदर हाउस प्रॉपर्टी दैट इज लेट आउट और डीम्ड हाउस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा आपका, देयर इज नो लिमिट ऑफ अमाउंट ऑन डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। समझ में आया आपको, समझ में आया क्या आपको? तो चलिए अभी हमारा ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक लेकर आते हैं और फिर आपको मैं इसका चार्ट बना के देता हूं। आई एम डैम श्योर कि चार्ट देखकर आपको फिर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको याद रह जाएगा। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।